आप देखिए तो अजीत पवार और शरद पवार में कोई तुलना ही नहीं दिख रही। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें, 52 सीटें एनडीए ले गया, 9 सीटें एमडीए के पास और 9 सीटें अदर्स। ऐसा लग रहा है यहां पर एक वेव थी, जो सुनामी की बात हो रही है, खैर वो अतिशयोक्ति है, लेकिन लग रहा है पश्चिम महाराष्ट्र को देखकर भी वो सुनामी है। यहां दो चीज़ों की बात चल रही थी बार बार। एक तो हम जो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने कदम उठाए हैं उनका असर लग रहा था, और ये कटेंगे बटेंगे जो स्वीप आया है जिस किस्म का, वो मेरे ख्याल से गवर्निंग स्टेप से नहीं आ सकता। उसमें कहीं ना कहीं ये नारा, ये स्लोगन काम करता दिख रहा है हिंदुओं के एकीकरण का। उसके बगैर इतना बड़ा रिजल्ट नहीं। यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो स्लोगन चला, जो नारा चला, वो नारा हरियाणा होते होते अंदर अंदर पहुंचा और महाराष्ट्र में उसने खासा असर दिखाया। हालांकि झारखंड में भी असर है, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। राहुल लाल, चर्चा में मैं आपको शामिल कर रहा हूं क्योंकि ये जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, बिलाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिलाल, ये जो आंकड़े हैं, हालांकि ये भी कंसोलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम है। आपका कहना है नारे चले हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है जब चुनाव जीतना होता है नारों का सहारा लेते हैं, और भारत में तो नारे चलते ही हैं, बहुत सारे नारे। हम अब तक के नारे ले लें और आज़ादी के शुरुआत से ले लें, इन नारों की बात कर लें, इन नारों ने एक बड़ा असर दिखाया है। लग रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए ने स्वीप मारा ही है, कहीं कुछ कमजोरी रह गई थी, नहीं तो और होता। नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले कि ये हो गया, वो फैक्टर था, ये फैक्टर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति थी, जो लगातार तुष्टीकरण की जिस तरीके से भी करते रहे, कटेंगे बटेंगे, जो नारे हैं वो चल गए। उनको मालूम है किस तरीके से घुमाना है। चाहे इनके लीडरांस लगातार पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां ऐसे बयान दिए जाकर, और लगातार लोगों के बीच में बताया है किस तरीके से क्या करेंगे, और लोगों जनता ने माना भी। क्योंकि जो मराठा की बात हो रही है, शरद पवार जी, और पहले देखो अजीत पवार जी जो लोकसभा के इलेक्शन में बिल्कुल ही उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को उनके सामने खड़ा किया, अपनी सिस्टर के सामने। अब लेकिन आज का जो मामला है वो अलग है, आज वो ऊपर है। तो ये चलिए, तो हिमांशु त्रिपाठी भी मेरे साथ आ गए, हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ इस वक्त हैं। मैं हिमांशु भट्ट जी को पहला मौका दूंगा। हिमांशु भट्ट जी, मुझे समझाइए, क्या उद्धव, शरद, अजीत, शिंदे, ये सारे नाम अगर हम एक साथ क्लब करके देखें तो इन चुनावों ने बहुत सारे नामों को अब पीछे की तरफ धकेल दिया है और कई नाम और स्थायी कर दिए हैं आगे? मतलब आपको क्या मैं ये मानूं कि आगे चलकर अब हम एनसीपी और शिवसेना बटी हुई नहीं देखेंगे, एक ही देखेंगे, दूसरी बहुत छोटी? शिवसेना का तो मैं बता सकता हूं आपको, घर वापसी होगी 1 साल के अंदर। घर वापसी उद्धव की? घर वापसी होगी। क्या उद्धव ठाकरे वापस आएंगे? नहीं, बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना का घर बना के गए थे, वो घर वापसी पूरी शिवसेना की हो जाएगी, ये तो मैं बता सकता हूं आपको। उद्धव जी कहे ना कहे, अभी 1 साल में ये होगा, मेरी पत्रकारिता मुझे ये कहती है। दूसरी बात, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर ऐसा कोई कांग्रेसी नेता कह देता तो बोलेंगे इसमें क्या गलत है, मगर मेरी आपकी समझने की भाषा में अगर कोई कहेगा कि बटोगे तो कटोगे, तो यह भयंकर नारा हो जाता है। और यही खोखलापन अब स्मार्ट हुई वोटर पब्लिक ने समझ लिया है। मेरे आपके जैसे जो रास्ते पे चलने वाले वोटर है, उसको समझ में आ गई है। तीसरी बात, जो बहुत बोल रहे हैं कि आप सुनामी नहीं, स्वीप नहीं, मैं पहले दिन से बोल रहा था एक अंडरकरंट चल रहा है। उसकी मेरी बुनियाद क्या थी? बुनियाद थी 60,000 साधु संतों की ग्रामीण महाराष्ट्र में हुई मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंगें, और 75,000 आरएसएस स्वयंसेवकों की हुई मीटिंगें। ये जो ग्रामीण महाराष्ट्र, यहां तो इनका गढ़ था, यहां, अरे भैया गढ़ की बात बाद में आती है, पहले लोगों वोटर के पास जाके उनको बताना पड़ता है। और ये काम बखूबी महायुति ने पूरे महाराष्ट्र में इस बारी इस चुनाव में किया। हिमांशु त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। हिमांशु त्रिपाठी सर, लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस क्यों नहीं रिपीट कर पाया यहां पर इंडिया ब्लॉक?
या बाकी सारे दल जिसमें शरद पवार जी की शिवसेना है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, एनसीपी है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस है, बाकी दल हैं, ये लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस रिपीट क्यों नहीं कर पाया? ज्यादा वक्त नहीं हुआ है? बिल्कुल ऐसा इसलिए हुआ कि एक नारा जो निकला जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यानी एक रहना है। तो एक रहने की बात महाराष्ट्र के लोगों को इसलिए भी जल्दी समझ में आती है क्योंकि अगर इतिहास की बात करें, अतीत की बात करें, तो जो बाबरी मस्जिद यानी विवादित ढांचे वाला काम हुआ था, तो उसमें हमने खुद देखा था कि लाखों लोग महाराष्ट्र के आए थे अयोध्या, और बाल ठाकरे जी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट था। तो जो बाल ठाकरे जी चाहते थे वो उद्धव की शिवसेना ने नहीं किया। ये समझ में आ गया महाराष्ट्र के लोगों को। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ लोगों को ये भी याद आया कि आप याद करिए किस तरह से जब अयोध्या कांड हुआ था तो महाराष्ट्र की भागीदारी बहुत बड़ी थी, झारखंड की उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए झारखंड में वो नारा बटेंगे कटेंगे नहीं चल पाया है। और झारखंड आदिवासी जो झारखंड मुक्ति आंदोलन था उसमें शिबू सोरेन और उनकी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उससे अभी भी वहाँ कुछ चीजें बहुत कॉमन है। मैं रहा हूँ झारखंड में करीब 6 साल तक पत्रकारिता की है, तो वहाँ जो है हिमांशु जी आप कह रहे हैं जिस नारे ने झारखंड में काम नहीं किया वो नारा महाराष्ट्र में काम कर गया। लेकिन अरविंद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हिमांशु भट्ट जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 साल में उद्धव ठाकरे की वापसी होगी, लेकिन ये जो नंबर्स सामने आ रहे हैं अब ऑलमोस्ट नतीजों में नंबर्स जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। क्या बाला साहब की विरासत को एकनाथ शिंदे को जनता ने सौंप दिया है, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 47 सीटों पर शिवसेना जो है वो शिंदे गुट की यहाँ पर आगे चल रही है। और अगर वहीं हम शरद पवार को लेकर बात करें तो क्या एनसीपी, माफ कीजिएगा, अजित पवार को लेकर बात करें तो एनसीपी भी एक तरह से, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 36-15 आधे से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर जाता हुआ, क्रेडिट जो है जाता हुआ अजित पवार को नजर आ रहा है, जो कि लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं था। अरविंद सर, देखिए 3 चीज़ें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी हिमांशु जी ये बोलते रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि 3 लोगों का जुड़ाव एक पुरानी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है, जिसमें शरद पवार, बाल ठाकरे और दाऊद का नाम भी लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स इस बार फाइनली विदा हो जाएगी या विदा हो गई है। शरद पवार भी खुद भी रिटायरमेंट की ओर हैं, अब दाऊद नामक नाम लेने में भी लोगों को परेशानी है। और जो बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स थी वो जिस तरह से बिखरी है इस बार, परिवार अलग, संगठन अलग, और संगठन में भी लग रहा था कि शिंदे अगर लीड करते हैं जीत का तो उनको चांस मिलेगा, लेकिन जिस डिसिसिव ढंग से बीजेपी आगे आ गई है और उसमें अब फडणवीस के क्लेम को किनारे करना मुश्किल होगा। अब अगर फडणवीस वापस आते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये जो पुरानी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में अब तक चल रही थी, घसीटते हुए भी कभी बड़ी मजबूती से और दूसरे को चलने नहीं दे रही थी, वो पॉलिटिक्स अब किनारे हो रही है और अब एक नई पॉलिटिक्स होगी। फडणवीस ने लीड किया है अगर यहाँ तक बीजेपी को, तो आगे वो सरकार कैसी चलाएंगे ये देख, क्योंकि अभी जो पोजीशन है उसमें वो बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं, अब तक उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इस कंफर्टेबल पोजीशन से वो कैसा चलाएंगे ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस बार मराठा पॉलिटिक्स, फिर ओबीसी पॉलिटिक्स, इन सब से बाहर निकाल के उन्होंने, और उसमें सीएम चेहरे को लेकर कुछ चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि 26 को ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि शपथ ग्रहण होगा, तो और कल महायुति